नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, और ये सवाल ही लेकर हर साल एक बड़ा सवाल लेकर 16 दिसंबर की तारीख हमारी ज़िंदगियों में आ जाती है। सबसे पहले तो 1971 का सानिया और सकूत ढाका कि हमारा एक बाजू हमसे जुदा हो गया, और उसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाक़या जिसमें हमारे बच्चों ने कुर्बानी पेश की। तो ये जो दो बड़े वाक़यात हैं 1971 और 2014 की हम बात करें अगर, तो एक लम्हा फ़िक्र भी है, सोचने का मकाम भी है। आज इन दोनों मौज़ूआत पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम के पहले मरहले पे फोकस करेंगे APS के हवाले से कि हमने जो हमारे बच्चों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, इस पर हमने उसके बाद क्या एक्शंस लिए और किस हद तक हम कामयाब हुए। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद जब्बार साहब। सर, आपको वेलकम कहते हैं। मुल्क के मारूफ दानिश्वर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, आपकी कई किताबें हैं, मीडिया की फील्ड में ख़ास तौर पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आप पाकिस्तान की पहचान है। हमारे उस्ताद हैं सर, आपको बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं ब्यूरो चीफ आज न्यूज़ फरजाना अली साहिबा। आपको भी हम वेलकम कहते हैं फरजाना जी। शुक्रिया जी। जावेद जब्बार साहब, पहले तो आप फरमाएं कि ये जो सानिया वाक़या हुआ हमारा APS के हवाले से, इसको किस तरह से आप देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि बहैसियत कौम जो है, और इम्पोर्टेंट रोल तो ऑफ कोर्स हुकूमत का और लॉ इन्फोर्समेंट इदारों का होता है कि इस तरह के वाक़यात के बाद, वैसे तो ऐसे ऑफ कोर्स नहीं होने ही नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया। हमने किस हद तक अपनी कौम को उस एक सानिये से, उस शौक से निकालने में कामयाब हुए हैं और कुछ हम रिजल्ट दे पाए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में? देखिए, जज्बात का जो रिएक्शन हुआ पाकिस्तान के कौम में, उसमें कोई कमी नहीं थी। इंतहाई शॉकिंग, जिसमें सनसनीखेज तो एक आम सा लफ्ज लगता है। इट रियली शुक एवरीवन टू द कोर। हर एक को उसने हिला दिया, लेकिन हिलाया इस सेंस में नहीं कि हम अपने आप में एतमाद खो दें, बल्कि एक ऐसा नया जज्बा पैदा किया उसने, एक नफरत का, एक सही किस्म की नफरत जो पहले भी शायद कम थी, लेकिन उसके बाद तो इतनी शिद्दत उसने इख्तियार की कि उसी की अक्कासी करते हुए अफवाज पाकिस्तान भी उसमें एक ऐसे नए जज्बे के साथ शामिल हुए। नया कहना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि उससे कबल भी 2 ऑपरेशंस कर चुके थे, लेकिन ये इतना ब्रेजन, जैसे कहते हैं, क्रूड अटैक था इंसानियत के बुनियाद पर, कि सबसे एक अहम जो हमारा कानून को नाफिज करने वाला इदारा है अफवाज पाकिस्तान, वो खुद इसमें बराह रास्त शामिल हुआ। तो रिएक्शन एक इमोशनल, जज्बाती जो हमारा रिएक्शन था, उसमें कोई कसर नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, हर एक को ये एहसास था। और एक स्टेट की तरफ से, रियासत की जानिब से मैं समझता हूं कि एक बहुत ही मुनासिब ऐलान किया गया। नेशनल एक्शन प्लान एंड इरादे के अमल के सिलसिले में कई इक़दामात उठाए गए। इसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं या एंटी टेररिस्ट कोड जो हैं, उसमें बहुत से फैसले भी आए, आज उसकी डिटेल भी जो है सामने आई है। फरजाना जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सिर्फ 16 दिसंबर नहीं, बल्कि पेरेंट्स ने जो है, वालिदैन जो थे उन बच्चों के, उन्होंने हर महीने की 16 तारीख को जो है वो जमा हुए, और हम भी पेशावर में आपके पास कई बार आए, वहाँ पे हमने प्रोग्राम करने की कोशिश की। आज भी आपने पेरेंट्स से मुलाकात की। आप क्या समझती हैं कि खास तौर पे देखिए, वो बच्चे इस कौम के बच्चे थे, मैं भी ज़ाहिर बात है वो उस जगह पे नहीं पहुंच सकता जो उनके पेरेंट्स की हालत होगी, लेकिन इस मुल्क का एक एक शख्स जो है वो हिसाब मांग रहा है कि जनाब ये हमारे बच्चे शहीद किए गए, हमें इनके कातिल चाहिए। आज उनके जो वालिदैन हैं वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासत को? बहुत शुक्रिया रिजवान। असल में मैं तो आज भी, जब पिछले 3-4 दिनों से जो हम तैयारी भी कर रहे थे इस दिन को मनाने के हवाले से, तो वालिदैन से चाहे मिलें, चाहे पेशावर के लोगों से मिलें, और ख़ास तौर पर माओं से जब मैं बात करती थी, क्योंकि मेरी एक बहुत लंबी 1.5 साल तक उन माओं के साथ एसोसिएशन रही। 16 दिसंबर के वाक़ये के बाद आपने देखा कि हमने उम्मीद के नाम से एक ट्रांसमिशन भी चलाई थी। इस उम्मीद के साथ
कि ये वाकया आखिरी वाकया होगा और इसके बाद हमारे यहाँ ऐसा कोई जुल्म नहीं ढाया जाएगा। हम मजबूती के साथ एक कौम के साथ, जैसे कि इन्होंने हमारे मेहमान ग्रामी ने भी कहा कि एक कौम बनकर हम सामने आए, और मैंने जो रिएक्शन देखा कौम का, जो एक मजबूती के साथ खड़े हुए थे। जो बहुत सारे लोग कहा करते थे कि तालिबान कहा करते थे, वो भी दहशतगर्द कहने लगे और कहने लगे कि जो हमारे बच्चों को जिन्होंने मारा, जो हमारे बच्चों का दुश्मन है, जो हमारी नस्लों का दुश्मन है, वो दहशतगर्द है और हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। तो वो तो चीज़ हमने देखी, लेकिन जो माएँ हैं, जो पेरेंट्स हैं, खुसूसन माएँ हैं, उनके दिल अभी वो जख्म मुंदमिल नहीं हुए। वो आज भी ये कहते नजर आ रहे हैं, उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनके कुछ शिकवे हैं, उनके कुछ गिले हैं। अगरचे रियासत ने, हुकूमत ने बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ रह गया। नेशनल एक्शन प्लान की आपने बात की, आपने आर्मी कोर्ट्स की बात की, जुडिशल कमीशन भी बन गया, बहुत अरसे की जदोजहद के बाद जुडिशल कमीशन बन गया। लेकिन असल में जो चीज़ है, आप देखें ना, आर्मी अदालतें तो बनी, उसमें बहुत सारे लोगों को फांसी की सजा भी सुनाई गई, लेकिन फिर क्या हुआ? जब वो चले गए हाई कोर्ट्स में, चले गए वो निचली जब अदालतों में आ गए, तो वहां पर बहुत सारे लोग छूट गए। हमारे पास नंबर्स हैं कि कितने लोग जो हैं वो छूट गए। तो हमारा जो जुडिशल सिस्टम का जो खला है, वो इस वाक़ये के बाद हमारे सामने बहुत बुरी तरह बेनकाब हो गया कि हम जब एक जगह से सजा हो जाती है तो फिर वो कैसे वो फांसी की सजा मुअत्तल की गई। बहुत सारे दहशतगर्द हमने देखे। ठीक है फरजाना जी, मैं इस तरफ आऊंगा। ये जो छूटने वाला अमल है, लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के अंदर हैं, जो बड़ी तादाद है उनकी, और इंटेलिजेंस का भी के लिए भी कुछ लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर पे जो टॉप लेवल पे लोग पकड़े गए हैं तहरीक तालिबान के हवाले से, चाहे पाकिस्तान के हों चाहे वो अफगानिस्तान से पकड़े गए हों, उनको और बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रियासत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी है। मैं इस तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले जावेद जब्बार साहब अगर आपकी इजाजत हो तो जो माओ के जज्बात हैं, और यकीनी तौर पर आपके और मेरे भी जो जज्बात हैं, और कि किसी का बच्चा चला जाए इस तरह से, तो वो यानी बर्दाश्त नहीं होता है। तो लेकिन हम फिर भी देखते हैं आज इन माओ ने क्या कहा। कलम के जोर पे लड़ने वाले मासूम, ये वो वक्त आ गया है कि मैं आज अपने बच्चे का खून अपने हाथों से धो रही हूँ। जब तक मैं जिंदा मैं नहीं भूल सकती, मैं कैसे अपने बच्चे को भुलाऊं। तो तक तो मैं सो ही नहीं पाई, सिर्फ यही सोच के कि पता नहीं उसके बच्चों की क्या गुजर रही होगी। वो मम्मा कह रहे होंगे, वो पापा कह रहे होंगे, वो चीख रहे होंगे, वो रो रहे होंगे, वो कुछ बुला रहे होंगे हमें, और हमें पता ही नहीं था। मैं उसका रास्ता देख रही हूँ, उसने वादा किया था, मामा ने भूला। आपको किस बात का गम है? 1460 दिन होने लगे इस साले को, और यासीन की माँ इतनी बहादुर नहीं है, मिट्टी की बनी हुई है। मैं सो नहीं सकती रात भर, एक आहट से लगता है कि आ रहा है वो। अंधेरे से वो डरता था कि मम्मा अंधेरा हो गया, मैं जनरेटर नहीं लगा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता मम्मा, मुझे डर लगता है। आज जो है मतलब मिट्टी तले अंधेरों में पड़े हुए बच्चे। जी नाजरीन, इस गम में हम सब शरीक है सर। एब्सोल्युटली जी। क्या कहना चाहेंगे सर? कैसे इस पे कोई दो राय हो सकती हैं? आई मीन राय का तो सवाल ही नहीं है ना, ये तो एक एहसास है, अपने जड़ों में आप फील करते हैं, महसूस करते हैं। और जो माँओं को जो एहसास होता है वो मर्द को भी, एक वालिद को भी होता है, लेकिन माँ का जो दुख और दर्द वो पूरे जिंदगी का रहेगा। अब ये जो एस्पेक्ट है इसका, ये पहलू कि कई उनमें से ऐसे खानदान हैं जो खुश नहीं हैं जी, जो जिस अंदाज में उसके बाद जो फॉलो एक्शंस लेने थे, बड़ी हद तक ये बहुत मुश्किल है। जुडिशल कमीशन बना, और जिस तरह हमारे माजी में सारे कमीशन बनते रहे हैं, अभी हम 1971 के कमीशन की बात करेंगे, तो वही हाल अभी को जिसका महसूस हो रहा है। ये रिजल्ट्स तो फौरन आने चाहिए थे, रिपोर्ट्स फौरन आनी चाहिए थी। यानी इतना बड़ा वाकया हो गया, एक एसएचओ ने इस्तीफा नहीं दिया सर। आई नो,
यानी कौन रियासत होती है सर, बस कोई जिम्मेदारी कबूल करता है, किसी को कोई शर्म आती है कि यार हम नाकाम हुए किसी जगह पे, तो वो कोई अपना सामने आए कि जनाब हमारी नाकामी है, हम इतने माँ बाप को कि बच्चों को हमने जुदा कर दिया, तो हम जिम्मेदारी महसूस करते हैं। किसी ने जिम्मेदारी महसूस नहीं की। हाँ, अलामती तौर पर अगर सब्सटेंटिवली नहीं तो अलामती तौर पर जरूर एक इस्तीफा, एक तस्लीम करने वाला इशारा होता है। लेकिन ये याद रहे रिजवान साहब कि ये असल में इंटेलिजेंस फेलियर था जी। और ये नहीं कह सकते कि हर चीज जो दहशतगर्द मंसूबा बनाते हैं उसके बारे में पहले से ही इंटेलिजेंस को इल्म होना चाहिए, ये नामुमकिन है। दुनिया के बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी ऐसा सामना करना पड़ता है ऐसे हालात का कि बहुत चालाकी के साथ बड़े खुफिया अंदाज में ये साजिश तैयार की जाती है, ये प्लान किया कर दे। लेकिन इस केस में, लेकिन सर जो लोग करीब हैं, और मैं फरजाना जी आपकी तरफ में आता हूँ, मेरे ख्याल से मैं और आप जो है फरजाना जी वो चीजें बयान नहीं कर सकते मीडिया पर कि जो पेरेंट्स कहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप मुझे फरमाएं। जी बिल्कुल, मुझे याद है कि जब मुझे इत्ला मिली, एक फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल के करीब लोग रहते थे कि आपको पता है कि इधर फायरिंग हो रही है। तो मैंने उनसे कहा कि सिर्फ फायरिंग हो रही है या कुछ और भी है? उन्होंने कहा कि पता नहीं, कुछ दहशतगर्द हैं शायद जो अंदर घुसे हुए हैं। जाहिर है उन्होंने लफ्ज़ शायद साथ इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत सख्त फायरिंग हो रही है। आप मीडिया के लोग जो है पहुंचे, तो हम लोग फटाफट वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे कुछ पेरेंट्स पहले पहुंचे हुए थे, और वो पेरेंट्स, वो वालिद आज भी गवाह हैं इस सारी चीज़ों के। वो एक नहीं, दो नहीं, 3-4 थे। हम मीडिया, पुलिस और वो वालिदैन यूँ समझे कि आगे पीछे वहाँ पे जब पहुँचे और जो कुछ उन्होंने देखा वो बहुत तल्ख सवाल हैं जिनका जवाब देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मामलात आते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर तो था, इसमें तो कुछ शक नहीं है, और बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। और फिर खुद स्कूल की जो सिक्योरिटी थी वो किसी जमाने में बड़ी टाइट हुआ करती थी। फिर बाद में आने वाली खबरों में भी हमें पता चला कि बहुत तवील रेकी के बाद ये ऑपरेशन दहशतगर्दों ने किया। तो जब वो रेकी हो रही थी तो फिर क्या हो रहा था, कैसे पता नहीं चला? तो ये बहुत सारे सवाल थे। और फिर उस वक्त मतलब जो मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मैं चलो मान लूं कि 9 बजे ये मामला हुआ है, 9 बजे से लेकर 10:30 तक का जो अमल था वो भी बहुत सारे मामला जो हैं वो पेचीदा हो गए। तो वालिदैन के बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोग थे जिनके वहाँ पे घर थे, कुछ ने बहुत कुछ देखा। तो वो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब होने चाहिए थे। यकीनन बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था जिसकी वजह से ये मामलात हुए। तो मेरी भी, हम बार बार बीइंग अ मीडिया, आपने कहा कि बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, मैं अभी भी अटक के बोल रही हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात हो जाए जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि जाहिर है उस वक्त हमें कहा गया कि आप कुछ ना बोलें क्योंकि हमारी तफ्तीश हो रही है। आज 4 साल से ज्यादा का अरसा हो गया और फिर भी कहा जा रहा है कि आप कुछ ना बोलें। तो जाहिर है कुछ वालिदैन के तो दिल बहुत ज्यादा तड़पते हैं इस चीज पर। इसमें फरजाना जी, अलाना जी, आप क्या एडवाइस देंगी कि कैसे हम उन पेरेंट्स को अब आके हमारी रियासत जो मुतमईन कर सकती है? ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाएं जिस पर जो है वो पेरेंट्स जो आज भी नाला नजर आते हैं, और मैं भी जब आपके पास पेशावर आता हूँ और उनसे मुलाकात होती है तो अभी तक जो है जख्म ताज़ा है और वो सवाल उठाते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि क्या एक्शंस जो है वो लेने चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत फौरी तौर पर हमें कर देनी चाहिए थी जो हमने बहुत डिले कर दी। एक तो ये है कि कमीशन का बनना। अब जब कमीशन बन गया है और हमने देखा कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स, 90 से ज़ायद स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को जा चुके हैं, तो इसको पब्लिक करना चाहिए, इसको ज़रूर पब्लिक करना चाहिए। और इसमें जैसे कि वो कहते हैं कि जिम्मेदारों को, अब तो वक्त गुजर गया, वो सारे जिम्मेदार तो इधर उधर हो गए, अब किसको क्या सजा मिलेगी। लेकिन बहरहाल एक चीज़ जो है वो सामने आनी चाहिए। दूसरी अहम बात, मुझे बहुत खुशी हुई थी, बल्कि हमारे साथ कई लोगों को खुशी हुई थी जब नेशनल एक्शन प्लान बना था और उसका एक एक नुक्ता हमारी जो मसाइल है उसका हल था।
लेकिन हमने जो है ना उसमें 2-3 नुक्ते बड़े अच्छे तरीके से करने के बाद बाकियों को छोड़ दिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो सिविल हुकूमत में करनी थी और कुछ चीज़ें जो थी वो जाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसियों और फौज ने करनी थी। अब फौज के जो मामलात थे या इंटेलिजेंस एजेंसियों के मामलात थे वो तो उन्होंने कर लिए, लेकिन मैंने आपसे जैसे पहले भी अर्ज किया कि वो जब सजा हो गई, दहशतगर्द फिर हाई कोर्ट में आ जाते हैं। मैं खुद बहुत सारे लोगों को, सवात ऑपरेशन के लोगों को जानती हूँ, राह निजात के लोगों को जो यहाँ से छूट के चले गए। इसी तरह इस मामले में जो बहुत सारी चीजें आई सामने वो छूट गए, तो ये छूटने नहीं चाहिए। ये हमने जुडिशियल सिस्टम को मजबूत बनाना है। फिर नेशनल एक्शन प्लान के वो बाकी नुकात, वो जो फैसिलिटेटर हैं, वो जो हुंडी वाला मामला है, वो जो टेरर फाइनेंसिंग है, उसको हमने नहीं रोका। हम लोग कहते रहे कि हमने रोक दिया, नहीं, हमने नहीं रोका। आज भी इस मुल्क में टेरर फाइनेंसिंग हो रही है और आज भी इस मुल्क में वो सिंपैथाइजर मौजूद हैं जो कि उनका जरिया बने हुए हैं हमारे नुकसान। ठीक है फरजाना जी, बाकी तरफ आता हूं। जावेद जब्बार साहब ये फरमाएं कि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से बात हो रही है कि जनाब इसको दोबारा से जो है वो नए तर्ज पे या और बेहतर करके सामने लाया जाएगा। जहां तक इसकी बात है, टेरिस कोर्ट की बात है, स्पेशल कोर्ट्स की बात है, ये भी अगले महीने इसका ख्ताम की जानिब है और उसको दोबारा से जो है वो लेकर आया जाएगा। इंसाफ होना और वो खास तौर पे जिस तरह जोरों शोर से हमने आज तक बम ब्लास्ट देखे हैं इस मुल्क के अंदर, दहशतगर्दी कार्रवाइयां देखी हैं, एपेक्स का वाकया देखा है, ये रेड लाइनें हमारे चैनल्स पे चलती रही, ये ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तानियों की जो 70,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अभी तक जो है जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, ये चली है। इस तरह खबरें जो हैं उन लोगों की भी चलनी चाहिए कि जनाब जिन्होंने ये सब कुछ किया है उनको आवाम के सामने लटकाना चाहिए ताकि निशाने अबरत बने। आप क्या कहेंगे इस पे? अवाम के सामने लटकाने वाली बात पर मैं शायद इत्तेफाक न करूं, क्योंकि तमाशा बनाना किसी भी मौत का ये मुनासिब नहीं, लेकिन सजा मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए, इस पर जो हमारी दोस्त साहिबा ने फरमाया कि उनको छोड़ दिया जाता है और ये नहीं होना चाहिए, जब तक आपके पास मवाद ना हो, सबूत ना हो, तो महज इसलिए कि एक फैसला सुनाना है, आप किसी सस्पेक्ट को जिस पर आप शक करते हैं लेकिन उसका कोई यकीनी एविडेंस ना हो, उसको कैसे सजा दी जा सकती है? उसको तो छोड़ना मजबूर हमें कानून करता है, इंसाफ का तकाजा है। और यही रही बात ये जो मिलिट्री कोर्ट्स की, आपने देखा कि कई दफा सुप्रीम कोर्ट ने उन फैसलों को रद्द किया है, क्योंकि कानून साजी में ये बुनियादी जरूरत होती है कि एविडेंस क्रेडिबल हो, एविडेंस ऐसी हो जिसके बारे में कोई शक व शुबहत नहीं, क्योंकि एक इंसान के जान का सवाल है उसको सजा देने का। तो केस प्रिपरेशन जो हमेशा हमारे पास तारीखी तौर पर कमजोर रहा है, चाहे सिविल केसेस में चाहे क्रिमिनल केसेस में। आपने देखा करप्शन के मामले में भी बड़े सनसनीखेज किस्म के अरेस्ट हो जाते हैं, फिर जब प्रोसेस शुरू होता है ट्रायल का तो पता चलता है कि जो दस्तावेज जो उन्होंने जमा किए हैं उनमें कई कमजोरियां हैं, कई लूस लिंक्स हैं। तो बहुत जरूरी है कि क्रिमिनल केस में जहां पर सजा मौत की है तो द एविडेंस हैज टू बी प्रिपेयर्ड वेरी वेल। और एक और बात की गई कि अब लोग बिखर चुके हैं, यानी कि जो जिम्मेदार उस वक्त थे वो कहीं और चले गए हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। अफराद जहां भी हों आप उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, एक इंतखामी अंदाज में नहीं बल्कि एहतसाब के अंदाज में। बेशक उस शख्स का ट्रांसफर हो गया हो, उसकी प्रमोशन हो गई हो, लेकिन उस वक्त जो भी जिम्मेदार था, चाहे वो सिविल हो चाहे फौजी हो, इस पर हमें खुद पर तनकीद। मुझे फरजाना अली साहब का शुक्रिया भी अदा करना है। आखिरी सवाल फरजाना जी आपसे मैं करना चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड सूबा था और फाटा को भी साथ मिला लें तो वो KPK है, तो आप क्या समझती हैं कि इस वाकये से, APS के वाकये से लेके अब तक जो है ओवरऑल जो दुनिया में इमेज गया है या पाकिस्तानी एक समझते हैं बहुत से सर्वे में ये है कि हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद हुए और हमने काफ़ी हद तक, यानी इस परसेंटेज को भी 80% और 90% तक जो है बहुत से इदारे लेके गए हैं कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जो है कामयाबी हासिल की है।
बिल्कुल कामयाबी हासिल की है। आप देखें ज़रब अज़ब की आपकी मिसाल सामने है, सवात ऑपरेशन की आपकी मिसाल सामने है, राह निजात कई मतलब तकरीबन हमारे सामने 12-13 ऑपरेशन हुए हैं, उसकी मिसाल तो आपके सामने है। लेकिन मैं वही बात कहूँगी और फिर जो एक सबसे बड़ी बात पिछले 2-3 महीनों में बार बार हमारे सामने आ रही है कि रियलाइजेशन का अमल के हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, वो रियासत की तरफ से भी बताया जा रहा है, वो हुकूमत की तरफ से भी बताया जा रहा है कि जैसे कि हम किसी और की जंग नहीं लड़ेंगे या इस तरह के मामलात हैं। ये वो चीज़ें हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग कहा करते थे कि ये आग वहाँ सरहद तक नहीं रहेगी, आगे भी आएगी। तो वो चीज़ें जो हैं वो आज इस्लामाबाद में भी और मुख्तलिफ जगहों पर रियलाइज़ हो रही है। तो रियलाइजेशन का अमल भी हुआ है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़ी है, रद्दुल फसाद भी हो रहा है। लेकिन मैं फिर आखिर में वही कहूँगी, आपके पास टाइम कम है, लेकिन वही चीज़ है कि आपने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना है। आपके जो मसाइल हैं ना, ये अच्छे बुरे वाले, इनसे आपको निकलना होगा। और जो हम कभी कभी फंस जाते हैं ना अपनी गलतियों में, जिसका हम इकरार भी कर रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई, तो हम जो ये फंस जाते हैं ना, तो ये वाला मसला अगर हल नहीं होगा तो कम से कम पख्तूनख्वा का, तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर तो पख्तूनों के साथ बलोचों के साथ शायद ये होता ही रहेगा। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि ये अब बहुत हो गया ना कुर्बानियाँ। आपने अपना प्रोग्राम शुरू में कहा कि APS के बच्चों ने कुर्बानियाँ दी, उनको तो कत्ल किया गया। जी जी, तो ये कत्ल नहीं होने चाहिए। आप जी बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना अली साहिबा। आप जिस तरह से आप फरमा रही हैं, और मुल्क हर मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हर शख्स जो है वो यही कहेगा जो थोड़ा सूझबूझ शऊर रखता है कि भाई दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल तौर पर कामयाब होना है, तो इसमें अगर मगर गुड बैड छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए जनाब, मुकम्मल एक्शन होना चाहिए। 16 दिसंबर की बात करते हैं तो जहाँ ये एक वाक़या है APS का जो कि हमें लर्जा तारी कर देता है हम पे, उसी तरह से उससे पहले 1971 का सकूत ढाका का वाक़या है कि हमारा आधा मुल्क जो है हमसे जुदा हो गया। ब्रेक के बाद हम उस मौजू पे कंटिन्यू करेंगे। जावेद जब्बार साहब हमारे साथ हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, 16 दिसंबर की बात करते हैं तो जहां आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाक़या एक ऐसा है कि जिससे हमें जो कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारे बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ, वहाँ पर जो कत्ल हुआ, जो कुर्बानी उन्होंने दी, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखना है और हम उस पर अमल, हमारी मिनसल कौम, पूरी कौम और ख़ासतौर पर हमारे इदारे जो हैं उस पर काम कर रहे हैं। वहीं जो है सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पाकिस्तान की तारीख में जो स्याबाब है वो 16 दिसंबर के हवाले से 1971 का वाक़या है कि जब हमसे हमारा एक बाजू जुदा हो गया, बल्कि तारीख में पहली बार अक्सरियत ने अक़लियत से आज़ादी हासिल की, आबादी वहाँ पे ज़्यादा थी। जावेद जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि जो इस पूरे वाक़यात पर जो होते रहे मुख्तलिफ इसमें से इनकी हम गाइडेंस हासिल करेंगे। लेकिन पहले एक पैकेज देखते हैं इस वाक़े के हवाले से। इससे पहले एक बच्चा हमारा, क्योंकि तारीख में किताबों में भी शायद हम सही नहीं लिखते, सच नहीं लिखते, आज कोई कॉलेज का बच्चा, यूनिवर्सिटी का बच्चा आके बुनियादी सवाल आपसे ये पूछ लेंगे ना, मुख्तसर अल्फाजों में बता दें कि ये पार्ट जो हमारे मुल्क का हिस्सा था हमसे क्यों जुदा हो गया। मुख्तसर बहुत मुश्किल, हर चीज का मुख्तसर जवाब होना मुमकिन नहीं है। जी जी। और ये मुख्तसरी का जो एक सिलसिला जारी हो गया है सेल फोन के आने के बाद कि जी हर चीज आप 15 सेकंड में अर्ज कर दें या फरमा दें, बड़े अदब के साथ। देखिए जैसे आपने पैकेज दिखाया ना, वो सारा फोकस था कि जंग के बारे में, जबकि इसका जड़ जो था 1947 से शुरू हुआ। ठीक है। पहले जो 24 साल थे पाकिस्तान की तारीख में, वहां वो बीज डाले गए जिसके नतीजे में 71 की कैफियत पैदा हुई। तो ये भी याद रहे कि जब 1970 के इंतखाबात हुए, जिसकी बुनियाद पर यह अलहदगी की सूरत हाल पैदा हुई, तो बहुत कम लोगों को इसका इल्म है कि अक्सरियत ईस्ट पाकिस्तानी वोटर्स की वोट डालने नहीं निकले। अच्छा। बावजूद इसके कि ये तारीख का सबसे तवील इलेक्शन कैंपेन था। इलेक्शन का ऐलान जनवरी-फरवरी में हो गया, मार्च से लेकर दिसंबर तक कैंपेनिंग चलती रही। नॉर्मली 6 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने तक आप कैंपेन करते हैं। यहां पर
9 महीने का कैंपेन हुआ, लेकिन जो वोटर टर्नआउट था मशरकी पाकिस्तान में पंजाब और सिंध से कम था। ठीक है। एक दूसरी बात, जिन्होंने वोट डाला उनकी 10% तादाद उन्होंने अवामी लीग के खिलाफ डाला। लिहाजा इससे हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं कि अक्सरियत ईस्ट पाकिस्तानीज की नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान से अलहदा हों इलेक्शन के वक्त। लेकिन आप क्या समझते हैं, 3 मार्च 1971 को जो ऑपरेशन शुरू हुआ और उस वक्त जब फौज वहां पहुंची है, पाकिस्तानी फौज, उस वक्त उन्हें फूलों के हार पहनाए गए थे, ये भी तारीख का हिस्सा है। तो उस वक्त क्या ये जो ऑपरेशन चलता रहा 16 दिसंबर तक, क्या इसने वहां की आवाम को मुनरिफ किया? नहीं, सबसे बुनियादी जो कैटेस्ट्रॉफिक, सनसनीखेज और बहुत ही नामुनासिब जो गलती की जनरल याहिया खान ने, 2 गलतियां थी। एक, ये आईन बनाने वाली असेंबली थी, ये नॉर्मल कौमी असेंबली नहीं इलेक्ट हो रही थी, इसका काम था कि एक आईन बनाया जाए। सारी दुनिया में ये तयशुदा है कि जब आईन बनाती है असेंबली तो उसकी 2/3 अक्सरियत की मंजूरी जरूरी है जी। और अगर एक विफाकी एक रियासत हो तो सूबों की भी मर्जी उसमें शामिल की जाती है। जबकि जिस दायरे में ये इलेक्शन करवाए गए जनरल याहिया खान के मातहत, उसमें जिक्र ही नहीं है इसका। लिहाजा सिंपल मेजॉरिटी यानी कि अक्सरियत की बुनियाद पर अवामी लीग चाहती थी कि वो 6 नुकाती मैनिफेस्टो बन जाए हमारा आईन। और जहां पर ज़ेडे भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी को हम सही जिम्मेदार ठहराते हैं, बाज इंतहा पसंद किस्म के बयानात उन्होंने दिए, एक बात पर अलबत्ता उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, क्योंकि पाकिस्तान एक विफाक था उस वक्त। मगरबी पाकिस्तान में 4 सूबे थे, मशरकी पाकिस्तान में 1 सूबा। उस एक सूबे में जीतने वाली पार्टी की एक भी नशिस्त नहीं थी मगरबी पाकिस्तान में। ठीक है। तो ये जायज बात थी भुट्टो साहब की कि भाई जाने से पहले अंदर जाकर आप फौरन कहेंगे अक्सरियत की बुनियाद पर 6 नुकाती निजाम हम नाफिज करेंगे। तो एक मुआहदा होना चाहिए, गुफ्तगू होना चाहिए, ताकि चारों सूबों के लोग जहां पर कोई अवामी लीग की नुमाइंदगी नहीं है वो भी इत्तेफाक आपके साथ कर, पूरी तरह नहीं तो कुछ हद तक। ठीक। और दूसरी जो गलती की वो जनरल याहिया खान ने की कि 1 मार्च को उन्होंने जो ऐलान किया कि जो 3 मार्च को होना था इजलास कौमी असेंबली का, सिर्फ 2 दिन पहले आकर वो कहते हैं कि ये मुलतवी किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। तो सारे शक व शुबाहत जो मौजूद थे मशरकी पाकिस्तान में मगरबी पाकिस्तान की नीयत के बारे में, वो फौरन साबित हो गए। उन्होंने कहा देखा नीयत ही नहीं है इनकी कि ये इख्तिदार हमें मुंतकिल करें। ठीक है। ये जब उनको एहसास हुआ कि इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फैला, जब जाकर उन्होंने एक नई तारीख का ऐलान किया, लेकिन जब तक ये डिले बहुत फेटल था। ठीक है। इसमें जो आर्मी एक्शन 26 मार्च को, 26 मार्च, सॉरी 26 मार्च, 3 मार्च को जो है वो, क्योंकि 1 मार्च से लेके 26 मार्च तक इतनी ज्यादा एक तशद्दुद का एक कैफियत पैदा कर दी गई अवामी लीग की जानिब से, और इंडिया के जासूस भी पहुंच चुके। ये मैं इसी तरफ आने चाह रहा था सर कि ये जो 1965 की जब जंग होती है और पाकिस्तान उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में अपना दिफा भी करता है और उसको एक कामयाब वॉर पाकिस्तान के लिहाज से समझा जाता है पूरी दुनिया की। 1965 की जंग जब हम बात करते हैं तो उसके बाद, और पाकिस्तान उस वक्त जो है वो सबसे बड़ी इस्लामी रियासत है, ठीक है, और 10 करोड़ या 11 करोड़ की आबादी है दोनों तरफ। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो रोल था अमेरिका का, इवन चाइना ने भी जो सपोर्ट करनी चाहिए थी वहां से नहीं हो सकी, ओवरऑल जो है वो ये बैनुल अक़वामी साजिश को भी कहा जाता है कि जनाब इससे हमने तो जो किया अपने साथ, लेकिन ये एक बैनुल अक़वामी साजिश भी थी कि जनाब ये इसको अलग अलग कर दिया जाए। देखिए 1965 की जंग का प्रोसेस जिस तरह तैयार किया गया, मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत फैसला था कि हम मुजाहिदीन की हिमायत करें और इस गलत फहमी का शिकार रहें कि हिंदुस्तान सरहद पर, हमारे बैनुल अक़वामी सरहद पर हमला नहीं करेगा। ये एक बुनियादी थियोरी थी उस मंसूबे की कि हम सिर्फ ये महदूद रखेंगे कश्मीर के हद तक। ये नामुमकिन था।
तो हम बिल्कुल तैयार ही नहीं थे सही मायनों में जब हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया। और एक महदूद हद तक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की एक फतह थी, क्योंकि अचानक दिफा करना और इतने शानदार अंदाज में सारे कौम को मुत्तहिद करना, वो खुद एक बहुत बड़ी फतह थी। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आप जब देखते हैं आगे इसके क्या असरात हुए, उसने मशरकी पाकिस्तान के अवाम और क़यादत में बड़ी एक गलत फहमी पैदा कर दी कि असल में मगरबी पाकिस्तान की क़यादत मशरकी पाकिस्तान का तो ख्याल ही नहीं रखती कि यहाँ पर अफवाज जिस तादाद में होने चाहिए था उस वक्त उन्होंने नहीं भेजा। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि 1965 में हसन अब्दाल अगर बना कैडेट कॉलेज के तौर पे मगरबी पाकिस्तान में, तो सदर अयूब खान ने 4 कैडेट कॉलेज खुलवाए थे मशरकी पाकिस्तान में। तो ये बात नहीं थी कि उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था, ये गलत फहमी है। कई एतबार से मशरकी पाकिस्तान के सिविल और फौजियों को ट्रेनिंग मिली, उनको नए मौके फराहम हुए। आज़ादी के वक्त बहुत कम एक या 2 ऐसे अफसरान होते थे जो बंगाली पाकिस्तानी आर्मी में या पाकिस्तानी सिविल सर्विस में थे। तो तरक्की हुई थी, लेकिन एक कैफियत पैदा हो रही थी कि जूट जो उनका अहम प्रोडक्ट था, उसके सारे फवायद मगरबी पाकिस्तान ले जा रहा है, एक गैर तबाजुनी। तो जब ये प्रोसेस शुरू हुआ 1 मार्च से लेकर 26 मार्च तक, तो बहुत ही गैर जिम्मेदार अंदाज में अवामी लीग और उसमें मुक्ति बाहिनी के कुछ लोग, इंडिया के जासूस, उन्होंने मगरबी पाकिस्तान के जो अफराद मौजूद थे उन पर हमले किए, रियासत पाकिस्तान के कई इदारों को बिल्कुल नाकाम बना दिया, झंडे जलाए। तो उसका रिएक्शन जो हुआ 26 मार्च को अफवाज की तरफ से, वो ये था वर्चुअली कि अब हमें रियासत बचानी है। सिर्फ ये एक किसी और मुल्क के साथ नहीं, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर। जो बयान है जनरल टिक्का खान का कि हमें लोग नहीं चाहिए, जमीन चाहिए, आप क्या समझते हैं कि ये तो बहुत ही नामुनासिब था। मैंने जैसे अर्ज किया, मशरकी पाकिस्तान के लोगों का ओरिजिनल इरादा ये नहीं था कि हम पाकिस्तान से अलहदा हो जाएं। ठीक है, और जो मुल्क का वजीर आजम बनने जा रहा हो, वो तो चाहेगा मैं पूरे मुल्क का वजीर आजम बनूं। वो क्यों चाहेगा कि मैं एक हिस्से का वजीर आजम बनूं? ठीक है, एक फ्रस्ट्रेशन जो थी, खासतौर पे जो सैलाब की कैफियत भी रही उस साल, और उसमें बड़ी हलाकतें वहां पे हुई, उससे पहले भी एक फ्रस्ट्रेशन थी कि जनाब हमें जो है जो हमें मिलना चाहिए हिस्सा वो नहीं मिल रहा है। और वो शुरू हुआ था बंगाली जबान को वो दर्जा। मैं इसी तरफ आ रहा था कि मैं लास्ट ईयर जब खासतौर पे ढाका गया, और मैं जब 3 दफा गया हूँ पिछले 10 सालों में, तो सिलेट भी, गाजीपुर भी, चटागांव भी, कॉक्सेस बाजार भी, मैंने ख्वाहिश का इजहार था कि यार ये मुल्क मेरा मुल्क था, तो कम से कम मैं आज नहीं है लेकिन मैं इसको देखूं, तो कम से कम पूरे मुल्क को जाके देखूं। मैं अपने इवेंट से एक्स्ट्रा रुका इस वजह से जो है वो। तो ढाका यूनिवर्सिटी में खासतौर पे या कहीं भी नौजवानों से बात होती थी तो उन्होंने 6-7 तारीखें वो याद की हुई। अच्छा, वो हिस्ट्री शुरू करते ही 47 के बाद है, उस दिन से जब कायदे-ए-आज़म ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी। सही। देखिए, मैं उस तकरीर का एक हिस्सा, जो रेलेवेंट हिस्सा है, मेरी किताब जो है पाकिस्तान यूनिक ओरिजिन्स यूनिक डेस्टिनी, अनोखी तश्कील अनोखी तकदीर। जी किताब में मेरे पास किताब सर आपकी मौजूद है, और इसमें कुछ मुझे रेफरेंस देने थे, मैं अभी उस तरफ आता हूं। उस किताब में मैंने रिप्रोड्यूस किया है कि कायदे आजम ने क्या कहा। उन्होंने ये नहीं इनकार किया कि बंगाली एक अहम जबान नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये कहा क्योंकि बंगाली सिर्फ बंगाल में बोली जाती है, जबकि उर्दू न सिर्फ हमारे मगरबी पाकिस्तान के हिस्सों में बल्कि हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बोली जाती है, ज्यादा तादाद समझते हैं लोग, तो इसीलिए उर्दू को इस वक्त हम एक रियासती जबान का दर्जा देते हैं। लेकिन सूबाई सतह पर और कौमी सतह पर आप आजाद हैं बंगाली को इस्तेमाल करें। ये ऑफ कोर्स मिस जजमेंट था जी, आई विश कि वो ये नहीं कहते। और ये उर्दू कौमी जबान होगी, इसका ऐलान भी वो अंग्रेजी में कर रहे हैं। जी आई नो, नहीं वो उनका एक तरीक़ेकार था, लेकिन उनकी नीयत सही थी। लेकिन उसी तकरीर में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप चौकस रहें, अभी से हिंदुस्तान की साजिशें शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, मशरकी पाकिस्तान को इंडिया ने कई दफा ब्लॉकेड किया था ताकि जो बुनियादी जरूरियात इंडिया से आनी थी मशरकी पाकिस्तान,
वो ना आ सके। एक प्रेशर, इंटिमिडेशन और इन्फिल्ट्रेट उन्होंने किए हुए थे कई ऐसे लोग जो एक बदइत्मीनानी की कैफियत फैला रहे थे। सर ये आइन जो 1948 में ये आइन जो हमारा लेट हुआ बनने में और ये चीजें, और फिर जो डिक्टेटरशिप रही अयूब खान साहब की, तो आप क्या समझते हैं कि ये एक बड़ी वजह बनी कि अगर ये मरहले शायद ये इंतखाबात जो 70 में हो रहे हैं ये कोई 10 साल पहले या 15 साल पहले हो जाते, और खास तौर पे आज जब हम बात करते हैं 18वीं तरमीम की और हम बहुत बड़ी कामयाबी कहते हैं कि जनाब सूबों को हमने बड़ी पावर दे दी है, यही 18वीं तरमीम किसी तरह से उस वक्त नाफिज हो जाती तो शायद वो मरहला ना आता। बिल्कुल, मैं इससे इत्तेफाक करूंगा, लेकिन ऐसे एक अजीब कैफियत थी पाकिस्तान की। एक तरफ माशी एतबार से पाकिस्तान के पहले 15 से 20 साल एक ऐसी अनोखी रियासत, दुनिया की सबसे मैं इस तरफ आता, मैं आपकी किताब में मैं नौजवानों को से कहूंगा कि ये किताब और इसी तरह माशाल्लाह बहुत सारी हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जैसे दानिश्वर हैं, इनकी किताबें मौजूद हैं, मेरे पास भी ये पिछले 3-4 सालों से है और मैंने कई मौकों पर इसको पढ़ा है। इसमें सर आपने पाकिस्तान के जो 60 पॉजिटिव चीजें हैं वो बयान की हैं और 40 जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इस पर निशानदेही की है। मैं एक जगह इसमें पढ़ रहा था आपकी किताब में कि आपने मेंशन किया जो पाकिस्तान जो बना है, ये जो अनोखी तश्कील जो आपका टाइटल भी है, तो उसमें यही है कि आपके पास जैसे बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां आबादी जो है सबसे कम है लेकिन रकबा बहुत बड़ा है, इसी तरह मगरबी पाकिस्तान जिसका रकबा बहुत कम है और आबादी बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए चैलेंज था इस मुल्क को इस तरह से चैलेंज इस तरह से आगे लेकर जाना। इस तरह की रियासत दुनिया की तारीख में नहीं पैदा हुई थी जहां पर दो तकरीबन यकसा आबादी की तादाद में 2 विंग्स 1000 मील दूर, बीच में एक दुश्मन किस्म का मुल्क जो कहता है कि ये रियासत तो 6 महीने नहीं टिकेगी, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर भी तस्लीम करने के लिए नहीं तैयार। ऐसी कैफियत में कोई रियासत नहीं वजूद में आई। तो ये मौजज़ा था कि इतनी मुश्किलात के बावजूद पहले 15 से 20 साल में हमारी मईशत ने तरक्की की। हमने ऐसे मंसूबे बनाए उस वक्त कि मलेशिया और साउथ कोरिया के लोग आके कह रहे हैं पाकिस्तान सर वो मेरिट था ना उस वक्त। नहीं, और ये शहर कैपिटल था उस वक्त। और रिजवान साहब एक और बात और कोटा सिस्टम आया नहीं था, इदारे नेशनलाइज हुए नहीं थे, जमहूरियत से बेहतर और कोई निजाम नहीं है। लेकिन तजाद इस बात में है कि उस वक्त एक आमरीत थी, एक किस्म की आमरीत, फील्ड मार्शल अयूब खान की सदारत। लेकिन हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जी हर किस्म की आमरीत में हर चीज बुरी होती है। शेख हसीना वाजिद ने जो दुश्मन वजह ये थी पाकिस्तान की तरक्की के कि कुछ हद तक माशी एतबार से सदर अयूब खान के दौर में कुछ बेहतरी आई मुल्क में। ठीक है, तो ये हमें तस्लीम करना और भी उसमें बुराइयां भी आई जिसकी तरफ मैंने थोड़ा सा इशारा करा है जनाब जी। अच्छा ये फरमाएं कि जो अब जो सूरत हाल है 30 दिसंबर को वहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं बांग्लादेश में, और जिस तरह उन्होंने कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बनाई, वही गवर्नमेंट जो है वो इंतखाबात करवा रही है। शेख हसीना वाजिद और उसकी पूरी जो पार्टी है उस पर उन्होंने एक फुल ऑपरेशन कर दिया है। मैं इवन मैं कुछ मिला हूँ कुछ शेख हसीना वाजिद के जो मरकजी लीडर्स थे, तो वो बस बहुत मुश्किल हालात के अंदर वो पार्टी भी है और आसार ये लग रहे हैं कि दोबारा उन्हीं की हुकूमत जो आ जाएगी। आप क्या समझते हैं कि वहाँ मेरी कुछ लोगों से वहाँ पे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा यार ठीक है पाकिस्तान ये जो मगरबी पाकिस्तान सा था ये हम कहते थे ज्यादा फवाइद ले रहा है, हम कम फवाइद ले रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन तो थी, लेकिन आज तो ये सूरत हाल हो गई है कि जनाब हम जो है वो इंडिया के जेरे साया आ गए। बिल्कुल, यानी हमारे पास कोई अपनी पावर नहीं है, जो इंडिया कह रहा है वो बांग्लादेश कर रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। और ये बड़े अरसे से हिंदुस्तान की कोशिश रही है, और बीएनपी के दौर में खालिदा जिया साहिबा के दौर में वो इतने कामयाब नहीं हो सके, लेकिन अवामी लीग के क़यादत ने ऐसी नफरत का एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है पाकिस्तान के बारे में कि ये तो हिंदुस्तान को बड़ा सूट करता है। अब वो अपने तहफ़्फ़ुज़ या अपने मफाद के खातिर वो इंडिया की आप समझते हैं कि सर इस गवर्नमेंट को मशवरा देंगे और उधर भी आप आवाज पहुंचाएंगे कि जनाब ये अब जो होना था सो तो हो गया ना, अब तो एक हकीकत है, वो मुल्क भी एक हकीकत है, ये मुल्क भी हकीकत है, और वहां भी मुसलमान रहते हैं, यहाँ भी मुसलमान रहते हैं, तो अब जो है हम आपस में तिजारती और बहुत सारे हम जब इंडिया से बात कर रहे हैं तो क्यों ना बांग्लादेश से बात करें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि डायलॉग, मज़ाकरात न सिर्फ रियासत की सतह पर बल्कि समाज की सतह पर, अनऑफिशियल ट्रैक टू डायलॉग जिसे हम कहते हैं,
सानेहा ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ज्यादा ट्रैक टू डायलॉग है बनिस्बत बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान, जबकि शदीद जरूरत है सिविल सोसाइटी में, प्रोफेसर्स में, एकेडमिया में कि वो इसको इनॉग्रेट करें। वक्तन फवक्तन ये मुलाकातें होती हैं, लेकिन कोई बाकायदगी से सिस्टमाइज्ड, सस्टेन जिसे कहते हैं, तसलसल के साथ मज़ाकरात नहीं मौजूद। तो बहुत जरूरत है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जब्बार साहब, आप तशरीफ लाए, इस मौजू पर अपने ख्याल का इजहार किया। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।